चल जाता है। इसमें थ्योरी करवाई थी, थोड़ी थोड़ी सी थ्योरी और बची है, और इसके न्यूमेरिकल जो आते हैं इस चैप्टर पे वो बचे हैं, उन्हें पढ़ते हैं। किलो कैलोरी, किलो कैलोरी किसे बोलते हैं? ये बच गया था उस दिन, बाकी तो मैंने सब लिखवा दिए थे। तो किलो कैलोरी का मतलब होता है 1 kg, 1 kg वाटर, जल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने में आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाती है? किलो कैलोरी कहलाती है। किलो कैलोरी कहलाती है 1 किलो कैलोरी बराबर कितना होता है? 1 किलो कैलोरी में 1000। ये हो गया। ये एक बचा था थोड़ा सा, उस दिन छूट गया था। 1 किलो कैलोरी का होता है मतलब होता है 1 kg वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाती है? 1 किलो कैलोरी। 1 किलो कैलोरी में कैलोरी है गलनांक, और दूसरी है क्वथनांक, या इसे क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण, और तीसरी है संघनन। ये बहुत पूछी जाती है। चौथी है जमाव या हिमांक, हिमांक इनकी परिभाषा बतानी है, ये क्या होता है? 5वां है ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। ये 5 परिभाषाएं हैं। गलनांक किसे कहते हैं, क्वथनांक या वाष्पीकरण किसे कहते हैं, या संघनन और जमाव, हिमांक, ऊर्ध्वपातन। इसकी एक ट्रिक सी है, याद करने की एक ट्रिक है। ठोस, द्रव, गैस, ये 3 चीजें होती हैं, 3 अवस्था होती हैं। अगर ठोस से द्रव में चेंज होगा तो उसे बोलेंगे गलनांक। ठोस से द्रव से गैस में वाष्पीकरण, और अगर डायरेक्ट ठोस से गैस में चेंज हो रहा है तो ऊर्ध्वपातन। ये 3 परिभाषा हो गई। अब गैस से द्रव में चेंज करेंगे तो गैस से द्रव में चेंज करेंगे, नीचे तो ठोस में चेंज करेंगे तो जैसे क्या कहते हैं? जमाव, हिमांक। और द्रव गैस में, जैसे अगर ठोस को द्रव में बदलेंगे तो उसे क्या बोलते हैं? गलनांक। और द्रव को गैस में बदलेंगे तो वाष्पीकरण, और डायरेक्ट ठोस को गैस में चेंज करेंगे तो ऊर्ध्वपातन। अब गैस को द्रव में चेंज करेंगे संघनन, और द्रव को ठोस में तो हिमांक या जमाव। एक एक परिभाषा इसके लिए देते हैं। जैसे गलनांक, ठोस को द्रव में चेंज करना क्या कहलाता है? गलनांक। ठोस को द्रव में, जैसे बर्फ को ठोस, बर्फ कैसा होता है? ठोस उसे पिघला कर क्या बनाया? पानी को बर्फ का, जैसे बर्फ का पानी बनना। दूसरा है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण है तो इसमें होता है ये द्रव से गैस में चेंज करना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण या क्वथनांक। जैसे पानी उबाल कर वाष्प बना, पानी को उबालते हैं तो कैसे वाष्प में? संघनन में है गैस को द्रव में बदलना, गैसीय अवस्था को
संघनन में चेंज करना क्या कहलाता है? अवस्था को संघनन में चेंज करना। गैसीय को संघनन क्या कहते हैं? गैसीय अवस्था को द्रव अवस्था में चेंज करना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। जैसे जैसे वाष्प का क्या, वाष्प का पानी बनता, बारिश होती है, एग्जाम्पल है जैसे, और वाष्प का पानी में बदलना। वो पानी उबालते हैं तो जैसे वाष्प को उड़ती है उसे ढक देते हैं तो वो पानी की बूंदों के रूप में जमा हो जाती है, वाष्प में बदलना। ऊर्ध्वपातन होता है ठोस को गैसीय अवस्था में बदलना। ठोस को गैसीय अवस्था में चेंज करना क्या कहलाता है? उत्पादन। जैसे कपूर क्या होता है? कपूर ठोस होता है। कपूर को जलाते हैं तो वो क्या होता है? उत्पादन विधि से गैस में चेंज हो जाता है। कपूर को जलाते हैं तो वो क्या होता है? गैसीय अवस्था में बदल जाता है। अब हिमाम क्या है? जब द्रव को ठोस में बदलते हैं, द्रव को ठोस में चेंज करना। जैसे क्या है इसका एग्जाम्पल? जैसे बर्फ जमाना, पानी से बर्फ का जमना। ज़्यादा मोस्ट है ये उत्पादन, ये संघनन, ये दो ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो याद रखना, ठोस को डायरेक्ट गैस में बदला जाता है तो ऐसा आता है क्वेश्चन के कपूर को जलाकर उसे गैस की विधि में बदलते हैं तो उस विधि को क्या कहते हैं? उत्पादन। जैसे गैस, अब संघनन क्या होता है? जैसे गैस को द्रव अवस्था में चेंज करने की विधि को संघनन कहते हैं। याद रखना है गलनांक, ठोस को द्रव में चेंज करेंगे, जैसे बर्फ को पानी बनाना है तो उसे गलाएंगे, गलनांक कहेंगे। अब द्रव को गैस में चेंज करना है तो पानी को गर्म करेंगे तो वाष्प बनाएंगे, उसका वाष्पीकरण कहेंगे। और ठोस को डायरेक्ट गैस में चेंज करना है तो उसे उत्पादन कहेंगे, क्योंकि कपूर जो ठोस होता है उसे जलाने पर वो गैस में बदल जाता है। अब गैस को द्रव में चेंज करेंगे तो उसे संघनन बोलेंगे। गैस को द्रव में चेंज किया है, जैसे वाष्प का पानी बनाना संघनन कहलाता है। अब द्रव का ठोस में चेंज करना तो हेडिंग है तापमापी के तापक्रम। तापमान जिससे मापते हैं थर्मामीटर, उसके कुछ तापक्रम होते हैं, उनके बारे में। टोटल 4 पैमाने होते हैं, 4 पैमाने, उनके बारे में देखते हैं। पहला होता है सेंटीग्रेड तापक्रम, दूसरा होता है फ़ारेनहाइट तापक्रम, तीसरा होता है रेमर तापक्रम, और चौथा होता है केल्विन तापक्रम। ये ऐसा होता है थर्मामीटर। तो बोलते हैं अधो बिंदु या लोअर पॉइंट, यू है अपर पॉइंट, ऊपरी बिंदु। तो इसमें ऐसे ये खाने होते हैं कुछ हर पैमाने में। तो सबसे पहले तो इसमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर कहाँ तक होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, सेंटीग्रेड तापक्रम की। तो इसमें लिखेंगे, इसमें लोअर पॉइंट मतलब अधो बिंदु 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तथा अपर पॉइंट मतलब ऊपरी बिंदु 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो
इसमें 0 डिग्री से सबसे नीचे 0 डिग्री, ऊपर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एक खाना, मतलब एक खाना जो होता है बीच वाला 1 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। इस प्रकार इसमें कुल 100 खाने होते हैं। पूछा जाता कितने खाने होते हैं सेंटीग्रेड में, ये बने होते हैं ऐसे ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही 99 98 97 ऐसे होंगे। ये पॉइंट बहुत पूछे जाते हैं इन पैमानों के। ये समझ में आया कुछ? ये सेंटीग्रेड तापक्रम है, इसमें जो लोअर पॉइंट जो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और अपर पॉइंट जो होता है इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और एक खाने का 1 डिग्री का सेंटीग्रेड होता है, तो टोटल 100 खाने का बना हुआ होता है सेंटीग्रेड तापक्रम, सेंटीग्रेड स्केल इसे कहते हैं सेंटीग्रेड स्केल। फारेनहाइट में इसमें आधो बिंदु जो होता है 32 डिग्री फारेनहाइट होता है, मतलब लोअर पॉइंट होता है 32, और ऊपरी सबसे ऊपरी बिंदु होता है 212। दो बार पूछा गया है 212 डिग्री फारेनहाइट कहाँ से बनाना होता है, तो 211 210 ऐसे करके 32 33 34 35, तो कितने खाने हो जाएंगे इसके 212 से 232, टोटल घटाएंगे तो 212 सा 32 घटाए तो 80 180 खाने होते हैं टोटल। इसमें लिखते हैं, इसमें लोअर पॉइंट 32 डिग्री फारेनहाइट तथा अपर पॉइंट कितना होता है 212 डिग्री फारेनहाइट होता है। एक खाना 1 डिग्री फारेनहाइट का होता है। इस प्रकार कुल 180 खाने बने होते हैं। 212 से 32 घटाएंगे तो 180 खाने, 32 लोअर पॉइंट और अपर पॉइंट 212 होता है, और एक खाने का 1 फारेनहाइट अंतर होता है, तो कुल 180 खाने होते हैं। ह्यूमर पैमाने में देखते हैं, ये हो गया फारेनहाइट, और ह्यूमर पैमाने में देखते हैं। ह्यूमर पैमाने का लोअर पॉइंट 0 डिग्री ह्यूमर होता है, डिग्री इसमें लोअर पॉइंट 0 डिग्री रोमर तथा अपर पॉइंट 80 डिग्री रोमर होता है। एक खाना 1 डिग्री रोमर का होता है। इस प्रकार कुल 80 खाने बने होते हैं। रोमर में 0 से 80 तक होते हैं, और इसमें कितने 80 खाने बने होते हैं, जैसे 1 2 3 ऐसे होगा, 79 78 77 ऐसे टोटल 80। रोमर और केल्विन ही ज़्यादा पूछा जाता है। 273 केल्विन डिग्री केल्विन और 373 डिग्री केल्विन होता है, और इसमें एक खाने का बीच 1 डिग्री केल्विन, तो टोटल हो जाएंगे इसके 100 खाने। 273 में से 373 गए तो 100 खाने। तो लिखते हैं केल्विन, इसमें लोअर पॉइंट 273 डिग्री केल्विन तथा अपर पॉइंट 373 डिग्री केल्विन होता है। एक खाना 1 डिग्री केल्विन का होता है। इस प्रकार कुल कितने हो गए 100 खाने बने होंगे। तापक्रम सेंटीग्रेड स्केल, इसका जो लोअर पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और अपर पॉइंट इसका
अपर पॉइंट होता है इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एक खाने में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर होता है, तो इसमें टोटल इस तरह टोटल कितने 100 खाने बने होते हैं। सेंटीग्रेड का तो हल्का ही है याद करना, लेकिन फारेनहाइट का जो स्केल होता है उसमें लोअर पॉइंट जो होता है 32 डिग्री फारेनहाइट होता है और अपर पॉइंट 212 फारेनहाइट होता है। एक खाना 1 डिग्री फारेनहाइट का होता है, तो इस प्रकार उसमें 180 खाने होते हैं इसमें फारेनहाइट स्केल में। इसी प्रकार ह्यूमर स्केल का जो ह्यूमर स्केल का लोअर पॉइंट जो है वो 0 डिग्री रोमर होता है, लेकिन अपर पॉइंट 80 डिग्री रोमर होता है। और एक पॉइंट का गैप जो होता है 1 डिग्री केल्विन रोमर होता है, 1 डिग्री रोमर होता है। तो इस प्रकार कुल जो रोमर स्केल में खाने बनेंगे वो 80 खाने बने होते हैं। केल्विन तापक्रम की बात करें तो केल्विन तापक्रम में लोअर पॉइंट 273 डिग्री केल्विन होता है और अपर पॉइंट 373 डिग्री केल्विन। इस प्रकार 100 खाने बनेंगे, क्योंकि एक केल्विन का एक खाना है तो 100 खाने होते हैं। बहुत पूछा जाता है इस स्केल में कितने खाने बने होते हैं, कितने गैप होता है, सब कुछ पूछा जाता है। 4 पॉइंट से याद करना है। अगर इसकी सारणी बनानी चाहते हो, लोअर पॉइंट, अपर पॉइंट और खाने कितने बने होते हैं। जैसे सेंटीग्रेड का लोअर पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अपर पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो कितने होते हैं 100 खाने। और फारेनहाइट का 32 डिग्री फारेनहाइट लोअर पॉइंट होता है, 212 अपर होता है, तो ये टोटल हो गए 180 खाने। और इसकी बात करें तो 0 डिग्री रोमर से लेके अपर होता है इसका 80 डिग्री रोमर, तो इसमें कितने हो गए 80 खाने हो गए। और इसकी बात करें केल्विन की, तो 273 डिग्री केल्विन से लेकर 373 डिग्री केल्विन तक होता है और इसमें 100 खाने होते हैं टोटल। इससे पहले जो हिमांक गलनांक और ऊर्ध्वगातांक ये जो था, इसमें ह्यूमर और फारेनहाइट ज़्यादा पूछा जाता है। उष्माधारिता क्या होता है उष्माधारिता? थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी क्या होती है? उष्माधारिता। ये क्या होता है, किसी वस्तु का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है, किसी भी वस्तु का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है, उस उष्मा को क्या कहते हैं? उसकी उष्माधारिता। तो इसे लिखेंगे, किसी वस्तु का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा क्या कहलाती है? उष्माधारिता कहलाती है। उष्माधारिता बराबर होता है द्रव्यमान गुणा विशिष्ट उष्मा, या क्यों बराबर क्या लिख सकते हैं इसे, m गुणा s। इसका मात्रक केल्विन, इसका मात्रक कैलोरी होगा। कैलोरी का मात्रक कैलोरी। हेडिंग है भाप या बर्फ की गुप्त उष्मा क्या होती है? एक ग्राम पदार्थ को बिना तापक्रम बदले द्रव अवस्था में 1 ग्राम भाप या वाष्प अवस्था में बदलना, इसकी वाष्प की गुप्त उष्मा कहलाती है। वाष्प की गुप्त उष्मा है। वाष्प की गुप्त उष्मा कैसे निकाली जाती है? 1 ग्राम पदार्थ को बिना तापक्रम बदले द्रव अवस्था में द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में बदलना क्या गुप्त उष्मा कहलाती है। और इसकी गुप्त उष्मा कैसे निकालते हैं? इस पर न्यूमेरिकल आता है, भाप या बर्फ की गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा बराबर होता है
द्रव्यमान गुणा गुणा गुप्त ऊष्मा, ये होता है। क्या लिख सकते हैं, Q बराबर एम एल। इसका भी मात्रक क्या होगा, ये दो फार्मूले हैं, इन पे न्यूमेरिकल होगा, एक दो न्यूमेरिकल आएगा, इसमें नहीं लिखवाएंगे। ऊष्माधारिता क्या कहलाता है, किसी वस्तु का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा जो है वो क्या कहलाती है, ऊष्माधारिता कहलाती है। ऊष्माधारिता क्या होता है, द्रव्यमान गुणा विशिष्ट ऊष्मा। तो बर्फ के वाष्प की गुप्त ऊष्मा क्या कहलाती है, जहाँ पदार्थ को बिना टेम्परेचर बिना तापक्रम बदले द्रवावस्था से वाष्प में बदलने की बदला तो उसे क्या कहते हैं, वाष्प की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। और गुप्त ऊष्मा बराबर होता है द्रव्यमान गुणा गुप्त ऊष्मा, क्यों बराबर है। इन दोनों के न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल का फॉर्मूला तो सीसी में लिखवाए हैं, परिभाषा तो नहीं पूछी जाएगी, न्यूमेरिकल आ सकता है। जल अब एडिंग है ठोस में प्रसार, ठोस में प्रसार, इसमें क्या क्या होता है, एक तो होता है किस किस प्रकार का, एक होता है रेखीय प्रसार का गुणांक, दूसरा होता है क्षेत्रीय क्षेत्रफल प्रसार का गुणांक, और तीसरा होता है आयतन, या इसे क्या कहते हैं, घनीय घन प्रसार का गुणांक। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, इसे बीटा से, इसे गामा से। किसी वस्तु की एकांक लंबाई में की क्षण में 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर होने वाली लंबाई में वृद्धि क्षण का रेखीय प्रसार ये क्या है, एक लोहे की छड़ है, लोहे की छड़ को किसी एकांक लंबाई की लोहे की छड़ है, उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर अब इस छड़ की लंबाई में वृद्धि होगी, गर्म होने पर इसकी वृद्धि जो होगी वो उसका क्या कहलाएगा, रेखीय प्रसार गुणांक। तो इसका फार्मूला होता है अल्फा बराबर होता है लंबाई में वृद्धि बटे मूल लंबाई गुणा ताप में वृद्धि। ऐसे इधर क्षेत्रफल में वृद्धि बटे मूल क्षेत्रफल गुणा ताप में वृद्धि। उसी प्रकार ये तीसरा है, इसकी डेफिनेशन में लिखता नहीं, ऐसी लिखी जाएगी कि किसी वस्तु के एकांक आयतन की छड़ में 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होने पर होने वाले क्षेत्रफल में क्षेत्रफल की जगह आयतन प्रसार में वृद्धि छड़ का आयतनीय प्रसार गुणांक कहलाता है। तो इसका फार्मूला लिख देता हूँ, मूल आयतन में वृद्धि बटे मूल आयतन गुणा ताप में वृद्धि। ये 3 फार्मूले होते हैं इसके। किसी लोहे की छड़, ये कोई ठोस छड़ है, उसे गर्म करेंगे तो उसमें 3 परिवर्तन आएंगे। जैसे मैं बताता हूँ कि ये एक लोहे की छड़ है ठोस, अब इसे गर्म किया, जब इसे गर्म किया जाएगा तो इसमें 3 परिवर्तन आएंगे। पहला तो होगा इसकी लंबाई में वृद्धि, और दूसरा जब लंबाई में वृद्धि होगी तो इसका कुछ फैलाव भी होगा, तो उससे क्या होगा, क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। और तीसरा जब क्षेत्रफल में होगी तो लंबाई चौड़ाई फिर क्या उसका पूरा आयतन में वृद्धि। तो ये तीनों ही चीजों में वृद्धि होती है, उसी के लिए 3 फार्मूले हैं। ये है रेखीय प्रसार गुणांक,
क्षेत्रफलीय प्रसार गुणांक, ये आयतन प्रसार गुणांक, तीनों फार्मूले हैं। अब फार्मूले पूछे जाते हैं या इन तीनों में एक अनुपात होता है, इन तीनों में एक अनुपात होता है, अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा, ये अनुपात पूछा जाता है। इनमें क्या अनुपात होता है, तो 1:2:3, ये इनमें तीनों में अनुपात होता है। इसका क्या मतलब है, अगर लंबाई एक बढ़ेगी तो आयतन 2 और क्षेत्रफल 2 और उसका आयतन 3, इनका 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के बाद इनका जो लंबाई में वृद्धि होगी उसका आयतन, उसका अनुपात होता है, ये याद रखना। पहला है 95 डिग्री सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में चेंज करना है। दूसरा प्रश्न है 68 डिग्री फारेनहाइट को सेंटीग्रेड में चेंज करना है। और तीसरा है 72 डिग्री रोमन को सेंटीग्रेड में चेंज करें। और चौथा है 1250 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करें। ये 4 प्रश्न हैं, इन्हें जल्दी जल्दी करता हूँ। इसमें फार्मूला वो लगेगा जिसमें सेल्सियस और फारेनहाइट का संबंध हो, C/F बराबर F-32, यही तो है इन दोनों का 9, ये होता है फार्मूला। और सेल्सियस क्या दिया है 95, C बराबर दिया 95 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इधर रखना है। तो 95 और 9 इधर गुणा कर लेगा और बटे 5 बराबर F-32, 5 में 5 तो 5 में 45, ये आएगा। अब इसे जोड़ेंगे तो 3 0 203 फारेनहाइट आया बच्चे का उत्तर, 203 डिग्री फारेनहाइट। ये हल क्या है, 5 से कटा 19 बार, 19 की 9 से गुणा करें तो 171, और ये माइनस का इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो F बराबर ये 203 फारेनहाइट आएगा पहले का उत्तर। दूसरा है फारेनहाइट और सेंटीग्रेड में अभी संबंध मैंने बताया था, F-32/9 बराबर C/5, तो F बराबर दिया है 68 डिग्री फारेनहाइट, ये दिया है। F की जगह रख देंगे 68 - 32/9 बराबर C/5, ऊपर क्या बचेगा 6 3 9 और गुणा 5 बराबर C, 5 इधर गुणा कर लेगा और 9 है बटेगा, 9 चौक 36, 4 में 20 डिग्री सेंटीग्रेड आया है, इसका 20 डिग्री सेंटीग्रेड आया है। अगला है रोमन R/4 और सेंटीग्रेड में क्या संबंध होता है, सेंटीग्रेड होता है C/5, ये तो होता है रोमन। और रोमन R का मान दिया 72 डिग्री रोमन, ये रख देंगे R का मान, तो 72/4 बराबर C/5, 4 × 4 4 × 30, तो C बराबर 18 × 5, इतना आएगा 8 × 40, 5 5 4 4 90 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सेंटीग्रेड का होता है ये संबंध, केल्विन से क्या होता है, तो K - 273/, इस 5 से कट गया, C बराबर, और C बराबर दिया 1250 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मान रख देंगे K - 273 बचा इधर से, तो ये C का मान 1250 इधर आगे जुड़ जाएगा, 273 बराबर K, कितना है 23 केल्विन। ये ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ये कुछ नहीं है, वो संबंध याद होना चाहिए, इनका सब सवाल बनाएंगे। आगे नेक्स्ट देखते हैं अगले सवाल। किस टेम्परेचर पर फारेनहाइट, इस टेम्परेचर पर फारेनहाइट और सेंटीग्रेड, फारेनहाइट स्केल, फारेनहाइट स्केल सेंटीग्रेड स्केल से 5 गुना होगा, ये बताना है। सेंटीग्रेड को सी लिख देता हूँ। ये पूछा है कि टेम्परेचर पर फारेनहाइट स्केल सेंटीग्रेड स्केल से 5 गुना होगा, तो इसे पढ़ते हैं। जैसे इनके सेंटीग्रेड और फारेनहाइट के बीच संबंध लिख लो पहले, 32/9 बराबर C/5, ये संबंध होता है, इतना तो जानते हैं। लेकिन इन्होंने क्या दिया है शर्त
कि एफ जो है वो क्या होगा 5 गुना सेंटीग्रेड होगा। यही तो क्या सवाल है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। एफ का मान क्या रखना है कि फारेनहाइट जो है वो 5 गुना है और एफ 5 डिग्री सेंटीग्रेड के। तो एफ का मान रखेंगे इधर 5 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 32/9 प्लस c/5। फिर 6 गुणा करेंगे तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 160 बराबर 9 सेंटीग्रेड 9 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब उसे इधर ले जाएंगे माइनस 160 बराबर 9 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कितना बचेगा ये 16 डिग्री माइनस 160 बराबर 16 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस माइनस कट गया और सी बराबर 160/16 10 डिग्री सेंटीग्रेड। सी का मान क्या आया है 10 डिग्री, सी का मान आया है 10। अब एफ बराबर क्या है 5 गुना सी का मान आया 10, एफ बराबर 50 डिग्री। फारेनहाइट पर क्या होगा ये जो है 5 गुना हो जाएगा इससे। फारेनहाइट सेल्सियस में पता करना हो तो ये डिग्री 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करना है कि आया 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा फारेनहाइट सेल्सियस का 5 सेल्सियस 5 गुना होगा फारेनहाइट का। ये सवाल था इसमें। किस टेम्परेचर पर फारेनहाइट सेंटीग्रेड से 60 अधिक तापमान पर कट करेगा। फारेनहाइट का फार्मूला होता है 32/9 बराबर सेल्सियस का c/5। और क्या दिया है फारेनहाइट जो है सेंटीग्रेड प्लस 60 अधिक है, ये फर्क दिया है। तो एफ का मान ये रख देंगे c प्लस 60 माइनस 32/9 बराबर c/5। तो ये कितना बचेगा है c प्लस 28 और बटे बराबर 9c/5 और इसको 5 में हो जाएगी 5c बराबर 5×40 और 5 × 10 और 4 14 9c। ये हो गया, सी उधर घट जाएगा तो बचेगा 4c बराबर 140 और ये कट जाएगा 2 × 35 सी बराबर 35 डिग्री। करवा दिया मैंने, ये आते हैं ऐसे सवाल। और दो सवाल देखते हैं। यदि तापमान में परिवर्तन 10 डिग्री सेंटीग्रेड है तो केल्विन में तापमान में क्या परिवर्तन होगा। तो केल्विन में तापमान में क्या परिवर्तन होगा। यदि तापमान में परिवर्तन 10 डिग्री सेंटीग्रेड है मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना हुआ 10 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ। अभी मैंने स्केल के बारे में बताया था, इसका लोअर पॉइंट सेल्सियस का 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है सेंटीग्रेड का, सेंटीग्रेड पैमाने का। अगर केल्विन का बुझ में केल्विन का मैंने बताया था लोअर पॉइंट होता है 273 डिग्री केल्विन। अब इसमें 10 डिग्री केल्विन क्या जुड़ा है, जैसे इसमें जुड़ा 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कह रहा है इतने टेम्परेचर केल्विन स्केल पर जोड़ेंगे तो क्या परिवर्तन हुआ। तो कितना हो जाएगा ये 283 डिग्री केल्विन। 10 जोड़ा है, इसके विकल्प दिए थे, आया हुआ सवाल था 273 डिग्री केल्विन 373 डिग्री केल्विन 10 डिग्री केल्विन 283 डिग्री केल्विन। तो इसका उत्तर था ये वाला, फॉर्मूला पे आए थे ये वाला। याद रखना उस वो ही इसका उत्तर लगा सकता है जिसे इसका लोअर पॉइंट पता होगा केल्विन पैमाने का। 200 जैसे सेंटीग्रेड का लोअर पॉइंट 0 डिग्री से कितना परिवर्तन हुआ 10 डिग्री जुड़ गया। अब केल्विन पैमाने में कितना परिवर्तन होगा 273 इसका लोअर होता है 273 केल्विन का लोअर होता है तो 10 केल्विन जुड़ेगा तो 283 डिग्री। फारेनहाइट पैमाने के अनुसार पानी का हिमांक कितना है, हिमांक कितना होता है। पानी
हिमांक का मतलब होता है जमाव। पानी कितने डिग्री, अगर सेंटीग्रेड पर बात करें तो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी जम जाता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ये कह रहे तो पानी जमेगा, तो ये क्या है? ये सेंटीग्रेड का लोअर पॉइंट है। तो हमें क्या किसका बताना है? फारेनहाइट का लोअर पॉइंट होता है 200 कितना होता है फारेनहाइट का लोअर पॉइंट? 32 डिग्री फारेनहाइट। ये तो होता है जैसे सेंटीग्रेड का लोअर पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी जम गया है, तो फारेनहाइट का लोअर पॉइंट पर जमेगा 32 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये उसका उत्तर था। अगर पानी उबलने की बात करें, पानी उबलना तो कितने में उबलता? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल गया है। और फारेनहाइट में पूछे तो कितने में उबलेगा? 212 डिग्री सेंटीग्रेड। अपर जो ऊपर ऊपरी पॉइंट है, इसका भी ऊपरी पॉइंट ऐसा है। केल्विन सब याद रखना है। ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपर पॉइंट और लोअर पॉइंट से। क्वेश्चन है 170 ग्राम लोहे, 170 ग्राम लोहे का टेम्परेचर, 170 ग्राम लोहे का टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड से 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक 510 कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होती है। तो क्या दिया गया है? लोहे की विशिष्ट उष्मा याद करो। ये सब बढ़ाने के लिए 510 कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होती है। तो लोहे की विशिष्ट उष्मा याद करनी है। करते हैं सवाल। क्या क्या दिया है इसमें? लोहे का भार द्रव्यमान कितना दिया है? 170 ग्राम। और क्या दिया है? टेम्परेचर में परिवर्तन डेल्टा टी कितना दिया है? T2 माइनस T1 बराबर कितना हो जाएगा? 75 माइनस 45 बराबर 30 डिग्री सेंटीग्रेड। उसमें को क्यू सब करते हैं, कितनी दी है? 510 कैलोरी की विशिष्ट उष्मा एस को ज्ञात करना है। फार्मूला था एस बराबर क्यू बटे एम इंटू डेल्टा टी, यही तो था। और इसका मात्रक बताया था जूल पर केजी डेल्टा टी टेम्परेचर का कैल, ये इसका मात्रक है। मान रखो इसका उष्मा है 510, द्रव्यमान 170 गुणा 30, ये कट गया 17 51 और 3 गुना 30, 1 बटे 10 बराबर 0.1 ये आया जूल प्रति केजी कैलोरी। ये 170 ग्राम लोहे का टेम्परेचर 45 से 75 डिग्री बढ़ाने के लिए 510 कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होती है। लोहे की विशिष्ट उष्मा बताइए। द्रव्यमान दिया डेल्टा टी निकाला, दोनों T2 से T1 घटाया 3 डिग्री, और क्यों दिया था 510 कैलोरी, फार्मूले में रखा है, उत्तर आ गया। ये ऐसे ही होता है। अगला सवाल करते हैं। एक तांबे की उष्मामापी 30 ग्राम, इसकी उष्माधारिता यदि इसका टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड से 53 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए, कितनी उष्मा की आवश्यकता होगी? ये है सवाल। एक तांबे की उष्मामापी का भार दिया है, क्या क्या दिया है? m बराबर दिया है 30 ग्राम, उष्मा धारिता बराबर होता है, क्या होता है? द्रव्यमान गुणा विशिष्ट उष्मा। यू निकालनी है ये वाली, तो ये क्या हो जाएगी? उष्माधारिता बटे जाएगी द्रव्यमान। उष्माधारिता कितना दिया? 25 कैलोरी बटे द्रव्यमान कितना है? 30, तो 5 बटे 6 आएगी उष्माधारिता। अब विशिष्ट उष्मा कितनी निकल रही है? एस बराबर 5 बटे क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी, ये होता है फार्मूला उष्मा पूछिए ना, तो m क्या है? 30 गुणा विशिष्ट उष्मा 5 बटे 6। टेम्परेचर निकालना है, डेल्टा टी बराबर T2 माइनस T1 कितना आ जाएगा? 53 माइनस 45 कितना मिलेगा? 8 डिग्री सेंटीग्रेड, 8 है।
6 पंजे 30, 5 पंजे 25, 25 अट्ठे 200, उतना का मात्रा कैलोरी, जो बराबर है 200 कैलोरी। इसमें बस ये एक्स्ट्रा दिया था, इसमें उष्माधारिता दी थी, तो इससे विशिष्ट ऊष्मा निकालनी थी। इस फार्मूले से उष्माधारिता गुणा द्रव्यमान गुणा विशिष्ट ऊष्मा होता है, तो विशिष्ट ऊष्मा निकालनी है। ये द्रव्यमान और उष्माधारिता में बताया अच्छे छोटे थी, तो ऐसा मान निकल गया, उधर रख दिया। ये बाकी सब दिए थे, पहले से थोड़ा बदला हुआ है, तो इसमें विशिष्ट ऊष्मा निकालनी पड़ी है। अगला 50 ग्राम पानी, 50 ग्राम पानी के टेम्परेचर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा ज्ञात करो। क्या क्या दिया है? m बराबर दिया है 50 ग्राम, और अगर डेल्टा टी निकालेंगे तो T2 माइनस T1 बराबर 20 माइनस 0 बराबर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। बात है, लिखते हैं जैसे 50 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा कितनी होगी? 1 गुणा 50 कैलोरी। क्योंकि मैंने अभी कैलोरी की परिभाषा लिखवाई थी कि 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो आवश्यकता होती है वो तो क्या कहते हैं, उस ऊष्मा क्या कहते हैं? कैलोरी को। कितना बढ़ाना है? 50 ग्राम पानी, तो 1 की 50 ग्राम, लेकिन उसमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं बढ़ा रहे हैं, 0 से कितनी बढ़ा रहे हैं? 20 डिग्री। पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा कितनी हो जाएगी? 1 गुणा 50 गुणा 20, तो 5 दूनी 10 कैलोरी। समझ में आया ये 2 पॉइंट? ये उस परिभाषा से ही मिले हैं जो कैलोरी की परिभाषा है। एक कैलोरी का मतलब क्या होता है लिखवाई थी मैंने कि 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? 1 कैलोरी। तो है 50 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे तो 1 गुणा 50, लेकिन बढ़ाना हमें 20 डिग्री है, तो 20 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा? 100 कैलोरी। इसके बाद पानी 10 1000 कैलोरी है। 50 ग्राम पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री बढ़ाने के लिए हमें कितनी ऊष्मा की आवश्यकता है? 1000 किलो कैलोरी की। तो ऊष्मा की आवश्यकता पूछी है इसमें, ऊष्मा की आवश्यकता क्यों बराबर 1000 कैलोरी। ये उत्तर है इसका। ये पानी वाले जो सवाल होंगे जिसमें पानी वाला, तो वो इसी तरीके से उसकी ऊष्मा निकाली जाएगी। क्योंकि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए वेट का उस डिग्री से गुणा कर देते हैं, तो इधर निकालते हैं। ये हो गया। वन के जी पानी का तापमान 1 kg पानी का तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा ज्ञात करनी है। ऐसा ही सवाल है। m बराबर क्या दिया है? 1 kg, इसे ग्राम में बदलेंगे तो 1000 ग्राम। डेल्टा टी निकालेंगे तो T2 माइनस T1 बराबर कितना हो जाएगा? 50 माइनस 15 बराबर 35 डिग्री सेंटीग्रेड के पॉइंट लिखे जाएंगे दोनों। 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा कितनी चाहिए? 1 क्या कहलाती है? 1 कैलोरी। अब ये कह रहा है कि 1000 ग्राम पानी का टेम्परेचर कितने डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है? 35 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए औसत ऊष्मा कितनी हो जाएगी? 1 गुणा 1000 गुणा 35, 35,000 कैलोरी।
कैलोरी, ये उत्तर है इसका। ये पानी वाले ऐसे ही होंगे, इसी पॉइंट से पानी वाले बनेंगे। अगला सवाल देखते हैं। एक तांबे के बर्तन की विशिष्ट उष्मा क्या है? 0.1 है। उष्मा का मात्रा इसका मात्रा लिख लेना जरूरी है। जरूर प्रति केजी केल्विन, टेम्परेचर पर केल्विन है, तथा भार 100 ग्राम है। तो उष्मा धारिता क्या होगी? उष्मा धारिता बताना है। क्या क्या दिया है? विशिष्ट उष्मा दी है 0.1, S बराबर 0.1 दिया है, और M बराबर दिया है 100 ग्राम दिया है। तो उसके बाद उष्मा धारिता बतानी है। उष्मा धारिता बराबर होती है MS बराबर 0.1 गुणा 100 बराबर 10 कैलोरी। ये उष्मा धारिता का 300 mm लंबी इस्पात की छड़ को 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 125 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है। इसकी लंबाई में 0.345 mm की वृद्धि हुई। क्षण की लंबाई में 0.345 mm की वृद्धि हुई। रेखीय प्रसार गुणांक बताना है। इस बात का रेखीय प्रसार गुणांक एक ही सवाल करवा दूंगा इसमें बस। लंबाई में वृद्धि कितनी है? L2 माइनस L1 बराबर कितनी है? 0.345 mm। और टेम्परेचर में वृद्धि T2 माइनस T1 बराबर कितनी दी है? 125 माइनस 20 बराबर 105 डिग्री सेंटीग्रेड। रेखीय प्रसार गुणांक का फार्मूला होता है अल्फा बराबर मूल लंबाई कितनी थी? तो ऊपर आएगा लंबाई में वृद्धि बटे मूल लंबाई गुणा टेम्परेचर में वृद्धि। कितनी वृद्धि हुई इसकी? 0.345 बटे, ये इसे काट के जो आएगा वो उत्तर होगा। तो काट लेना, उत्तर बराबर लिख देता हूँ -10 सेंटीग्रेड। ये